I recently had been there. My wife, she has established religion 50 years. So it was the golden jubilee ceremony of the museum as well as the fourth birthday of my daughter. My grandfather was in Banaras in 1908. Okay, धन्यवाद. Can I take one more slide and say? Yes. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. मान्छेलाई आफ्नो सम्बोधन रिमार्क्सको रूपमा यहाँ राखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपालका माननीय न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजय चौरसिया। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष नेपाल सरकारका भारतमा राजदूत महामहिम डाक्टर शंकर शर्माजी, प्रमुख अतिथि माननीय टूरिज्म मिनिस्टर एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, शेखावत जी, नेपाल र भारत का अंकिता जायसवाल जी, उत्तर भारत टूरिज्म हेर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएका भारत सरकार, नेपाल र भारत का प्रबुद्ध नागरिकहरू, विदेश मंत्रालय का एडिशनल सेक्रेटरी जी, नेपाल एम्बेसीमा नेपाल सरकार का अन्य पदाधिकारी जी, पत्रकार मित्र, आज यो फेस्टिवल ट्रेड फेस्टिवल में हामी कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि नै अत्यंत विशाल हावाहुरी तूफानले गर्दा कार्यक्रम बाहिर हुन सकेन। हामी भित्रको यो बैठक कक्षमा पहिले उपस्थित भई कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्दैछ। भारत नेपाल को जहाँसम्म कुरा गर्दा नेपालका मान्छेहरू हिन्दी त बुझ्छन्, तर भारतको धेरै व उत्तर भारतका भारतीय नागरिकहरू नेपाली बुझ्नुहुन्छ। तर यो दिल्लीमा मलाई लाग्छ मैले हिन्दीमा आफ्नो कुरा राख्दा राम्रो हुन्छ। हमारे यशस्वी मिनिस्टर साहब भारत सरकार के, और बहुत लंबा इतिहास रहा है उनके फैमिली का, उनके परिवार का भारत की राजनीति में। वो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और महामहिम भारत को लागि नेपाली राजदूत, भारत के लिए नेपाली राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा जी, एवरेस्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पदाधिकारी लोग, इनके संयुक्त प्रयास से आज इतना बड़ा फेस्टिवल जो है 3 दिन के लिए यहाँ आज से शुरू हुआ और दूसरा दिन होगा, परसों भी होगा। और बहुत सारे प्रबुद्ध वक्ताओं, हमारे डॉक्टर लोकराज बरार सर आए हैं नेपाल से, वे लोग भी अपना विचार प्रकट करेंगे। नेपाल और भारत का संबंध जो है सदियों पुराना है, सनातन काल से। अंकिता जायसवाल जी ने कहा कि सीता माता का जन्म वहां हुआ, उनकी विवाह जो है अयोध्या में हुई। तो द्वापर और त्रेता से पहले से भी नेपाल और भारत का संस्कृति एक है, धर्म एक है, रहन सहन एक है, बेटी रोटी का संबंध है।
बहुत सारी लड़कियां जो है भारत की नेपाल में ब्याही जाती है, नेपाल की भारत में ब्याही जाती है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका भारत और नेपाल के जैसा संबंध है। और हमेशा से नेपाल में जो राजनीतिक बदलाव हुआ उसमें भारत के नेताओं का, यहाँ के नागरिकों का और सरकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जो है हमेशा से रही है। आज इतने लंबे समय से हम लोगों का इस तरह का लगाव है जो ऐसा संबंध दुनिया में किसी देश के साथ नहीं है। राजा त्रिभुवन, मैं जब यहाँ आया तो हमारे महामहिम डॉक्टर शंकर शर्मा जी बता रहे थे कि राजा त्रिभुवन भी इसी भवन में, जब उनको 104 वर्षों तक उनके फैमिली के लोगों को वहां के राणा लोग कैद करके रखा और भारत सरकार के सहयोग से और वहां नेपाली कांग्रेस के सहयोग से उनको दरबार से निकाल के भारत लाया गया। और भारत में उस समय उन्होंने, मैं अब नेपाल लौट के नहीं जाऊंगा, यहाँ के राजवाड़ों को जिस तरह से प्रिवी पर्स मिला हुआ है, हमको प्रिवी पर्स दिया गया, हम यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला के प्रयास से वो लौट के गए, वहां डेमोक्रेसी स्थापना हुई और डेमोक्रेसी पर बार बार ग्रहण लगता रहा। फिर भी नेपाली कांग्रेस के लोग 74-75 वर्ष पहले से लगातार वहां के राजनीतिक दल और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जब जब वहां राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन हुआ, डेमोक्रेसी बहाली का आंदोलन हुआ, कभी बीपी कोइराला, सरदेव बीपी कोइराला, गणेश मान जी जैसे लोग हों, कभी गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जैसे लोग हों, गणेश मान जी जैसे लोग हों, सुवर्ण शमशेर जैसे लोग हों, इनके नेतृत्व में बार बार वहां राजनीतिक लड़ाई हुई और बार बार लोकतंत्र पर ग्रहण भी लगा और लोकतंत्र बहाल भी हुई, पुनर्बहाल भी हुई। तो क्या है कि वहां के लोकतंत्र पर दरबारी लोगों के तरफ से जितना भी आक्रमण हुआ, आप लोगों की हिंदी में एक है, किसी राइटर ने लिखा है, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लोकतंत्र का जो जड़ है वो आम लोगों के बीच से निकला हुआ शक्ति है, सामर्थ्य है। हजारों लोग शहीद हुए। प्रवास में जब बीपी कोइराला बनारस में थे, जयप्रकाश नारायण जी से काफी घनिष्ठ मित्र थे वे लोग एक आपस में। भारत के का जो आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें 2-2, 3-3 बरस वो जेल रहे। बहुत नेपाल के नेता जो उस समय अंग्रेज के खिलाफ के आंदोलन में जेल रहे और यहाँ के नेता भी वहाँ के आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी हुए। और नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है और महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, जो हमारे जैसे फेस वाले लोग हैं वो मधेसी हैं। इनका वहां के राज्य, नया जो संविधान बना, जब गणतंत्र देश में आया तो इनका समावेशी समानुपातिक, हमारे यहाँ 33% जो है महिलाओं को आरक्षण है। सरकार के सभी नौकरी वगैरह में, सरकारी गैर सरकारी सभी नौकरियों में महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम को आरक्षण का व्यवस्था है और वहां संघीयता है, फेडरल सिस्टम है वहां। और नेपाल हमेशा से भारत से आत्मीय संबंध रख के यहाँ के बदलाव में वहां के लोग सहभागी हुए, वहां के बदलाव में यहाँ के लोग सहभागी हुए। और नेपाल का एक आध घटना को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से भारत से बहुत अच्छा संबंध रहा है।
भारत से बहुत अच्छा संबंध रहा है वहाँ के नेताओं का, यहाँ के नेताओं से, गवर्नमेंट में रहने वाले जो प्राइम मिनिस्टर लोग हुआ करते थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर विद्या प्रसाद कोइराला, पीपी कोइराला लगा के सभी नेताओं का संबंध अच्छा रहा है। और हम टूरिज्म का जब बात करते हैं तो एक दूसरे के देश में, मैं जब बच्चा था तो मैं देखता था 4 धाम, मेरी माताएं, दादी को देखा, दादाजी को देखा, वो लोग 4 धाम करने के लिए गाड़ी में रिजर्वेशन करवा के गांव का गांव लोग उठ के जाते थे। और यहाँ से लोग पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाते हैं, जानकी जनक नंदिनी सीता का जन्म स्थान जनकपुर, और अयोध्या से इसी तरह का मैत्रिक सांस्कृतिक धार्मिक संबंध है, वैवाहिक संबंध है। और उनका विवाह भारत में हुआ, और हर साल विवाह पंचमी के दिन, जिस दिन उनका विवाह हुआ था, अयोध्या से बारात जाती है और उनका वहां स्वागत होता है और विदाई भी होता है सीता का, जनक नंदिनी का। इसी तरह आपको महाभारत में आपको मिलेगा कि राजा विराट का राज्य विराटनगर था, जो अब का विराटनगर है। और पांडव लोग जब प्रवास में गए, वनवास गए, तो विराट के यहाँ बहुत लंबे समय तक वो लोग वहां रहे। बुद्ध का जन्म आज नेपाल में वो जगह है, लुम्बिनी राज्य था, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त जो गया में हुई और निर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। तो इस तरह से ऐसा संबंध है, इसको कैसे और मजबूत किया जाए, यहाँ से जो है धार्मिक टूरिस्ट वहां जाए, वहां का धार्मिक टूरिस्ट यहाँ आए, और इस संबंध को और कैसे प्रगाढ़ किया जाए। हम लोग भारत के इंपोर्ट से जो है हम लोग आयात करते हैं, बहुत सारा उपभोग्य वस्तु जो है दुनिया से सबसे ज्यादा जो है भारत से हम लोग आयात करते हैं। यहाँ 1500-1600 किलोमीटर का सीमाना, खुला सीमाना है, भारत के लोग एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोगों को कोई वीसा वगैरह नहीं लेना पड़ता है। यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, सिर्फ आईडी लेके जाते हैं, हम लोग भी आईडी लेके आते हैं। इस तरह का संबंध दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसको कैसे हम लोग प्रगाढ़ बना सकते हैं, और यहाँ एक दूसरे, भारत आज विकसित मुल्क है और दुनिया का बहुत बड़ा अर्थतंत्र के हिसाब से भी, शक्ति के हिसाब से भी, अभी के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट नेपाल को भी मिलना चाहिए। नेपाल में यहाँ से टूरिस्टों का आना जाना, वहां से टूरिस्टों का आना जाना, वैवाहिक संबंध तो है ही, वो तो किसी भी दोनों सरकार से परे है, जो सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन आर्थिक क्रांति जो यहाँ हो रहा है, हम लोग इस कुछ दिन पहले नेपाल में जो जहां जहां लगानी में दिक्कत थी, वो कानूनी अध्यादेश लाके हम लोग उसको ठीक किए हैं। और वहां एक आयोग बना था अर्थ मंत्रालय में, लगानी के लिए कुछ कानूने और संशोधन करने की बात आई है, उसको भी हम लोग संशोधन करेंगे। बहुत सारा कानून जो दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में है, उसके अनुसार हम लोग बना रहे हैं, उसको संशोधन कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा भारत और नेपाल के उद्योगी व्यवसायी जो आज यहाँ दिन को 1-2 घंटा में घूम के सारे स्टॉलों को भी देखा, वहाँ के व्यापारी भी यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ के लोग भी वहाँ व्यापार करते हैं, बहुत सारा ट्रेड एक दूसरे के बीच में है। इस संबंध को हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं, और लगानी प्रवर्धन नेपाल में आप लोगों का सुरक्षित रहेगा, इसका गारंटी गवर्नमेंट करेगा। ये लगानी नेचुरल रूप से वहां लोग जो है जाते थे, पहले बस जाते थे, व्यापार करते थे, बहुत सारा उद्योग धंधा आज भी है यहाँ के लोगों का। वहाँ आज भी वहाँ होटल सेक्टर से लेके सभी सेक्टर में यहाँ के व्यापारी लोग लगानी किए हैं। जो पहले तो, अब तो गवर्नमेंट एक पैसा वगैरह जो बिजनेस के लिए ट्रांसफर करना है तो बैंक के थ्रू होता है, बिना कोई गवर्नमेंट से अनुमति लिए भी लोग लगानी किए हुए हैं। उसके वहां से वो लोग कोई आना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
कि उनका पूंजी जो है नहीं डूबे, सुरक्षित रूप से वो अपना पूंजी कहीं भी ले जा सके, कहीं भी लगानी कर सके, और लगानी का वातावरण बनाने का काम, लगानी का वातावरण बनाने का काम, और एक दूसरे के कंट्री में सहज रूप से टूरिज्म डेवलपमेंट करने का काम हमारी दायित्व है, आपकी दायित्व है। इसको कैसे सहज बनाया जाए, इस पर काम हम लोग मिलकर करें। और कुछ दिन पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बीच में पावर एग्रीमेंट हुआ था, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ कोर्ट में मुद्दा चला गया था, कोर्ट से भी फाइनल हो गया है। ये सारा बिजनेस व्यापार से लेके टूरिज्म का बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी में दोनों देश का और खास करके नेपाल का भलाई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे यहाँ के टूरिज्म और संस्कृति मंत्री थोड़ा विशेष रूप से नेपाल के टूरिज्म पर ध्यान दें। यही आग्रह के साथ यहाँ के आज उद्योगी व्यापारियों को जो कठिनाइयाँ हुई उसके लिए, और मौसम प्रकृति ने ऐसा समय बना दिया, फिर भी बूंदाबांदी हुई है, शुभ ही होता है। इतना कह के मैं धन्यवाद क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का दूसरा 7:15 में दूसरा प्रोग्राम भी हमें जानकारी मिला है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आदरणीय मंत्री जी को अब कुछ शुभकामना के साथ अपने संबोधन। नेपाल के इस ऐतिहासिक दूतावास में और एक ऐसे देश के दूतावास में जो भारत का सांस्कृतिक रूप से सहोदर है, सगा भाई है, यहाँ आना निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित नेपाल सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय श्री अजय चौरसिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में और इस कार्यक्रम के मुख्य मेजबान के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित एम्बेसडर योर एक्सलेंसी शर्मा साहब, हम सब के बीच में उपस्थित बहन आदरणीय अनीता जायसवाल जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय सचिव, आदरणीय फॉर्मर एम्बेसडर लोकराज जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण। जब छोटा तूफान आया और ऐसा कहा गया कि यहां से उठ जाएं, तो मैंने माननीय मंत्री जी को और एम्बेसडर साहब को कहा कि भारत और नेपाल के संबंध इतने उथले नहीं है कि छोटे मोटे तूफान से उसमें कुछ फर्क पड़ता। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों की परीक्षा है कि जो सदियों से हम साथ जुड़े हुए हैं, एक सगे भाई की तरह हम साथ रहे, साथ बढ़े। और जैसा माननीय चौरसिया साहब ने अभी कहा कि हम दोनों देशों के बीच में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संबंध, जो आर्थिक संबंधों से कहीं ऊपर, जो व्यापारिक संबंधों से भी कहीं आगे, जो रोटी और बेटी का संबंध है, जो सदियों से दोनों देशों के बीच में समान संस्कृति, समान सांस्कृतिक मान्यताएं, एक ही तरह के त्योहार, एक ही तरह की पूजा पद्धतियां, एक ही तरह की व्यवस्थाएं, ये निश्चित रूप से हमारे संबंधों की जो गहराई है, वो ऐसे कई झंझावात जो है उनको देखने के बाद में भी, उनको झेलने के बाद में भी, आज भी, क्योंकि ये पीपल टू पीपल कनेक्ट था, इसलिए आज भी उतने ही गहरे हैं और उसकी ऊष्मा, उसकी ताप, उसका जो है ऊर्जा आज भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ में बनी हुई। मैं जिस परिवार से आता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे शासक सीकर के महाराजा साहब, उनकी विवाह जो है वो नेपाल के राज परिवार में हुआ था। और ऐसे अनेक रिश्ते राज परिवारों के बीच में भी और सामान्य लोगों के बीच में। और मैं तो धन्यवाद दूंगा अजय चौरसिया जी को। अभी अभी मुझे उनसे बहू से मिलने का सौभाग्य मिला, वो भी हमारे
जो है भारत की बेटी है और अब नेपाल की बहू बन गई, उस परंपरा को आगे कायम रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हम दोनों देशों के बीच में जो एकात्मता है, ये एकात्मता और अधिक गहरी और आने वाले समय में भारत जिस दृष्टि से विकसित हो रहा है, जिस गति के साथ में विकसित हो रहा है और जिस स्केल पर विकसित हो रहा है, उसका लाभ नेपाल को मिले, इसके लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक संबंधों के चर्चा विस्तार के साथ में त्रेता के काल से लेकर के वर्तमान के युग तक उसकी चर्चा आदरणीय अजय चौरसिया साहब ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अभी हाल में जब भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में पुनर्निर्मित हुआ, तब उस मूर्ति के निर्माण के लिए शिलाखंड जो है वो नेपाल की धरती से आए और वो संबंध आज भी उतने ही गहरे, इस बात का परिचय है। इसके अतिरिक्त अभी भारत के सांस्कृतिक साम्य और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला सबसे बड़ा महापर्व जो महाकुंभ आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 66 करोड़ लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि उसमें लगभग 10 लाख नेपाल से आए हुए लोगों ने शिरकत कर त्रिवेणी के उस पवित्र पावन स्थल पर, उस त्रिवेणी के जल में उस संगम स्थल पर स्नान करके सरकारी रिकॉर्ड में 50 लाख है सरकारी रिकॉर्ड जो है वो और नई ऊर्जा प्राप्त की है। आज जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच में इन संबंधों को और अधिक विस्तृत करते हुए जिस तरह के व्यापारिक व्यवस्थाएं और साझेदारी दोनों देशों के बीच में हुई है, आदरणीय चौरसिया साहब ने उनका भी उल्लेख किया। भारत और नेपाल के बीच में जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नेपाल के उत्पादों का भारत में बिना किसी शुल्क और बिना किसी जो है टैरिफ के भारत में जिस तरह से ट्रेड करने की अनुमति है, ये भारत सरकार की एक बड़े भाई के रूप में नेपाल को साथ लेकर चलने और उसे आर्थिक दृष्टि से प्रगति कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है वो दर्शक के रूप में है, प्रदर्शक के रूप में। नेपाल में जो टूरिज्म है उसमें लगभग 33% योगदान भारतीय टूरिस्ट का है, और जो आंकड़े मैंने देखे हैं उसके अनुरूप मैं कह सकता हूं कि जो हवाई जहाज में बैठ करके नेपाल यात्रा करने के लिए गए, ऐसे भारतीयों की संख्या पिछले वर्ष में भी 3 लाख से ज्यादा थी। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि हमारे देशों के बीच में क्योंकि खुला बॉर्डर है, हजारों लोग प्रतिदिन अपने दैनंदिन आवश्यकताओं को लेकर के, अपने छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय के लिए, एक दूसरे के परिवार में सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के दृष्टिकोण से अनेक ऐसे अवसरों के चलते हुए हजारों लोग प्रतिदिन एक दूसरे देश में आते हैं। यदि उनको मैं एक तरफ कर दूं तो उसके बावजूद भी 33% योगदान भारत के निवासियों का नेपाल के टूरिज्म में। ठीक उसी तरह से अनेक ऐसे लोग जो सदियों से भारत में आते, भारत में व्यापार व्यवसाय करते थे, ऐसे लोगों की परंपरा और उनके द्वारा भेजा गया रेमिटेंस जो है वो भी नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार रहा है। नेपाल से बह करके आने वाली नदियां और नेपाल और भारत के बीच में उत्तंग खड़ा हिमालय, ये हम दोनों को विभाजित नहीं कर, ये हम दोनों के एक साझा सेतु के रूप में है और हम दोनों की सांझी विरासत के रूप में है। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चैंबर ऑफ कॉमर्स का, एवरेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स और उसके सारे पदाधिकारियों का, और आदरणीय एक्सीलेंसी एम्बेसडर श्रीमान शर्मा साहब का कि उन्होंने यह आयोजन किया, एक शुरुआत की। और इस शुरुआत के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से भारत और नेपाल के बीच में टूरिज्म का भी, एक दूसरे देश के बीच में क्राफ्ट के एक्सचेंज का भी और व्यापारिक संबंधों को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इस आयोजन का जो आज पहला चरण है, मैं आग्रह करूंगा कि इसको और अधिक विस्तार हम प्रदान करें, और जिस तरह से टूरिज्म की संभावनाएं दोनों देशों के बीच में है, केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म नहीं, उसके अतिरिक्त भी जो टूरिज्म के अन्य वर्टिकल्स हैं, जो मेडिकल टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म का जो स्कोप भारत और नेपाल के बीच में है, नेचर टूरिज्म, ट्रैकिंग को लेकर के, माउंटेनियरिंग को लेकर के जिस तरह की सांझी विरासत हम दोनों देशों के बीच में, इसको और अधिक विस्तार देने के लिए केवल टूरिज्म को डेडिकेट करके और इस तरह का एक एग्जीबिशन
भारत और नेपाल दोनों के बीच में साझे रूप से यदि आयोजित किया जा सकता है तो मैं चाहूंगा, मैं मानता हूं कि उसके चलते हुए निश्चित रूप से नेपाल और भारत दोनों को टूरिज्म सेक्टर में एक अधिक जो है एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। मैं बहुत सारा धन्यवाद करते हुए कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। हम भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के साथ में कमिटेड होकर के हम एक दूसरे के साथ मिलकर के किस तरह से आगे बढ़ें, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए और अधिक गहराई प्रदान करते हुए उन सब के दुख सुख में पहले भागीदार के रूप में भारत की छवि जिस तरह से आज पूरे विश्व भर में विश्व बंधु की बनी, उसमें भी भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपने पड़ोसी देशों के साथ में खड़ा है। हमारी प्राप्त की गई हर सफलता, हमारी प्राप्त की गई हर उपलब्धि ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, भारत के साथ साथ में पूरे विश्व के लोगों के लिए भी है। और उसमें पहला अधिकार अगर कोई है तो वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ का है, और पड़ोसी देशों में भी अगर पहला अधिकार किसी का है तो वो हमारे नेपाल के द्वारा है। जब कभी भी ऐसी किसी तरह की परिस्थितियां बनी, ऐसी प्राकृतिक आपदा आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा आगे बढ़कर के मित्रता का हाथ न केवल बढ़ाया अपितु हमेशा साथ रहने का काम किया। आप इतिहास में भी उठा करके देखें, भारत ने जब कभी भी जो कुछ भी हासिल किया उसका लाभ निश्चित रूप से पूरे विश्व को मिला और हमारे पड़ोसियों को भी मिला। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ उठा करके देखिए, जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जैसा अभी आदरणीय चौरसिया साहब ने उल्लेख किया कि उसमें नेपाल के लोगों ने भी अपना सहभागिता की। नेपाल के अनेक नेताओं ने उस समय अंग्रेज सत्ता के खिलाफ उस संघर्ष में अपने आप अपनी जवानी समर्पित कर दी, अपने आप को जो है जेल के सीक्षों के पीछे बंद हो जाना स्वीकार किया, यातनाएं सही। लेकिन भारत ने जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उस समय देश दुनिया के लगभग 2/3 देशों में जो है वो गुलामी का दंश झेलने की मजबूरी थी। लेकिन भारत की स्वतंत्रता जो 150 साल के उस संघर्ष के बाद में प्रतिसाद के रूप में मिली, उस भारत की उस उपलब्धि ने पूरे विश्व से 30 साल में गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। भारत ने वहां से लेकर के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, समय की सीमित है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि भारत ने कोविड के समय में जब वैक्सीन का निर्माण किया और 2 वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सबसे सस्ती, सबसे इफेक्टिव वैक्सीन जो है उनका निर्माण किया, उनका निश्चित रूप से भारत के लोगों को लाभ हुआ, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों को भी और दुनिया के अन्य देशों को भी उस उपलब्धि का लाभ जो है हुआ। इसी के साथ साथ में जो तकनीकी के क्षेत्र में हमने उपलब्धियां हासिल की, जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमने कोविन का उस समय बनाया, उसको भी हमने दुनिया के साथ में जब साझा किया, उसमें पहला जो है उसको साझा करने का अधिकार, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि व्यावहारिक रूप से नेपाल का था, हमने उसके साथ में साझा किया। आने वाले समय में भी इसी कमिटमेंट के साथ में हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, और हम एक होकर के आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ में एक बार फिर आदरणीय शर्मा साहब का धन्यवाद करते हुए आदरणीय चौरसिया साहब भारत में अतिथि के रूप में आए, मैं नेपाल के इस दूतावास में भी भारत के अतिथि के रूप में उनका हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। जय नेपाल, जय भारत। यो औपचारिक रूपले यो सत्रलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय थोड़ा 2 मिनट को शुभकामना। Honorable Minister for Tourism and Culture, Indian Government of India, Honorable Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Nepal, Additional Secretary, Ministry of External Affairs, Chairman, President, Everest Chamber of Commerce and Industry, India. I'm really honored today to welcome Honorable Minister from India, Minister for Tourism and Culture, the Embassy, and the Minister for Honorable Minister for Parliamentary Affairs, Law and Justice from Nepal, as well as the Additional Secretary from the Ministry of External Affairs. As I think our 2 ministers have already mentioned about the linkages between Nepal and India in the area of trade, industry, tourism, and culture, basically. I think we have such a strong relation that if we talk about the tourist arrivals in Nepal, more than 33% they come from India,
but that is only counting from the people who Goes by, yeah. we have gone by here. So if I was just asking with the Ministry of Finance last year, in 2023 there were 741,000 vehicles from India, they crossed to Nepal. 741,000. So similarly, I think if we talk about trade, as of today, statistically we say that we have India's share in the total trade in Nepal is 2/3. But if we count the border trade, probably I think Nepal is one of the major destinations for India too. I think it's not only that India is number one for Nepal, but Nepal is also one of the major destinations for India because in the border area, the east, west, and south, most of the people, I think whether that's a wedding ceremony in Nepal, whether there is a small event in Nepal, so they come and do shopping across the border. I think that has become a kind of habit to all the Nepalese, not only in the Tarai region, the Madhes areas or the southern part of Nepal, but even from the hilly areas, even from Kathmandu. So it has become so popular. So trade, industry, tourism, I think this hydropower now we are developing with the support of India. So at this point of time, the share of India in the total investment in Nepal is about 35%. So we would like to strengthen this relationship even further in the future. So how we can do it? This is one of the things that we have done. So the people in the area of trade, industry, tourism, so they can develop the network. They can see what Nepal is doing, how attractive Nepal is, how we can connect India and Nepal in terms of heritage and religious tourism, how we can combine the tourism package between the two countries, not only Hindu but also Buddhist tourism and Shiva Shakti tourism. Basically, everybody would like to go to Nepal and have a blessing from Pashupatinath, as well as Muktinath these days has become very popular. So I think this is the whole idea of starting this Nepal festival. We did it for the first time, although unfortunately, I think this event we had to come upstairs at the embassy. But I think we have tomorrow and day after tomorrow that will be continued, and we hope that this will be a kind of milestone. We can institutionalize this one with the support of Everest Chamber of Commerce and Industry, as well as our Honorable Minister from India was mentioning that we can also have some joint program in the area of tourism between Nepal and India. With that, again, I would like to thank you, sir, for coming here and gracing us about it. चलिए सर, thank you very much. Group photo. Yeah, please. Thank you. So, कब तक रुकेंगे सर? 2 दिन। अरे वाह, बेटा बेटी सब यही है तो